आपका अपने YouTube चैनल स्क्राइस प्रिपरेशन हब पर, जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का हल कर रहे हैं और उसमें हमने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद 30 लघुत्तरीय प्रश्न हमने कर लिया है और 31 से 34 तक 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न पत्रों का हमने हल कर लिया है और आज हम 35वें प्रश्न का हल करेंगे और इसका 100 से 120 शब्दों में इस प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। और चलिए इसका उत्तर हम लिखना शुरू करेंगे। और इसके पहले पुनः हम कहेंगे कि आप लोग अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल में पर अपना सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन की तैयारी करना ही नहीं, जब आपका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम सिविल सर्विसेज के लिए आप लोगों को तैयार करना शुरू कर देंगे और साथ साथ जो ग्रेजुएशन है उसकी भी पढ़ाई आपका साथ साथ चलेगा। और उसके बाद बीच बीच में आप लोगों का जो वैकेंसी वगैरह आता रहेगा उसको भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि आप इसको अप्लाई कीजिए और अप्लाई करवा करके और उसकी भी तैयारी जो है हम आपको करवाते रहेंगे, ताकि हमारा लक्ष्य होगा कि किसी भी तरह से आपको नौकरी प्राप्त हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल का शुरुआत किया है। तो चलिए हम इसे आज आगे बढ़ाते हैं, 35वें प्रश्न पर चलते हैं। और जैसा कि कुछ जो हमारे व्हाट्सएप नंबर से अवगत नहीं है वे लोग ये व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ लिख देते हैं। आप यहाँ इस पर आप अपना मोबाइल नंबर, नाम और आप कहाँ से हैं ये लिख करके आप भेज सकते हैं। 7463064959 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपना जो जहाँ के आप रहने वाले हैं वो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, तो हम आपका ग्रुप बना देंगे। क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप है, तो हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे आपके परीक्षा संबंधी हो या और भी किसी भी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम का जो होगा वो हम भेजते रहेंगे आपको। तो चलिए हम 35वें प्रश्न का हल करते हैं कि अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका जवाब हमें देना है। 1 मिनट इसको और ऊपर कर देते हैं। 100 से 120 शब्दों में हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये 35वां प्रश्न, इसको हल कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम में अगर आप लिखिएगा तो इस तरह से उत्तर और यहाँ 35 इतना लिख करके और तब आप अपना उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो अकबर आपको एक महान शासक था। अकबर की उपलब्धियों को बताने के पहले हम आपको बता दें कि अकबर मुगल वंश का एक महान शासक था। मुगल वंश का एक महान शासक था और आपको पता है कि अकबर को ही भारत का राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसे महान शासक? क्योंकि इसने प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियां हासिल की था। इसने सामाजिक, राजनीतिक उसके बाद लिखिए प्रशासनिक तथा
साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की, जो निम्नलिखित है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पार्ट वाइज करके हम समझेंगे कि आखिर इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, और इस कड़ी में हम सबसे पहले इसके साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे कि साम्राज्य का कितना विस्तार किया अकबर ने। तो इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में हम साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अकबर की उपलब्धियों को पढ़ेंगे। फिर इस प्रश्न को लिख लेने के बाद हम आपको विस्तार से आपको समझा भी देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल अकबर ने, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अकबर ने मालवा, गुजरात, कंधार, काबुल और भी क्षेत्र है जिसमें आ जाएगा आपका कश्मीर पर भी ये, और खानदेश, कश्मीर और खानदेश जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त की, और उसे मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया। तो एक पॉइंट के माध्यम से हमने अकबर के साम्राज्य विस्तार को समझा कि किस तरह से अकबर ने अपने एम्पायर को डेवलप किया और अपने एम्पायर को भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों तक फैलाया। इसमें आप देख रहे हैं कि मालवा आपको मध्य प्रदेश के में पड़ता था और आज भी पड़ता है। गुजरात को आप देख रहे हैं, कंधार और काबुल ये अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान जैसे क्षेत्र पर भी इसने विजय प्राप्त की, और कश्मीर और खानदेश जैसे राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। और इन सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करके अकबर ने क्या किया कि मुग़ल साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया, मतलब कि ये सभी मुग़ल साम्राज्य के अधीन हो गए। तो एक उपलब्धि अकबर का साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में है, ये याद रखिएगा। मालवा, गुजरात याद रखिए, या 3 गो तो क से है। याद करने का एक आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि मालवा, गुजरात, और क से 3 गो है, कंधार, काबुल, कश्मीर, और एक ख से है खानदेश। तो इन सभी राज्यों पर अकबर ने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसके बाद और कौन सी उपलब्धियां हैं जिसके वजह से हम अकबर को महान शासक हम कहते हैं? तो दूसरी उपलब्धियां हम देखेंगे इसका प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में। फिर यहाँ दूसरे पॉइंट के लिए हम आपका फिर पेन चेंज कर देते हैं।
सेकेंड पॉइंट, प्रशासनिक सुधार। इस पॉइंट को अब हम इसका व्याख्या कर लेंगे। प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अकबर ने क्या किया, ऐसे ही अकबर को महान नहीं कहा जाता है। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने का मतलब अकबर ने, उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। तो अकबर ने क्या किया कि आम लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति शामिल थी। ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है स्थापित की, जिसमें राज्य की व्यवस्था में सुधार के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की। तो देखिए किस तरह से अकबर के साम्राज्य में जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे मालवा पर विजय प्राप्त करता है, गुजरात पर करता है, कंधार पर, काबुल पर, कश्मीर और खानदेश पर। तो इसके अलावे भी और भी अकबर का अपना जो साम्राज्य में राज्य थे, तो उन सभी राज्यों की व्यवस्था को चलाने के लिए इसने अपने प्रशासन में सुधार किया। और सुधार क्या किया कि हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की। उसके बाद और भी इसने किया, भू राजस्व सुधार किया। तीसरा आप देखिए, तीसरा पॉइंट ये, तीसरा देखिए, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। ये भू राजस्व व्यवस्था यानी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, चूँकि मुग़ल काल में जो सम्राट होते थे, जो शासक होते थे, उनके आमदनी का जो मुख्य स्रोत होता था वह किसानों से उपज के बदले लिया जाने वाला टैक्स था। तो उसने भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया और उसने इस सुधार के लिए अपना एक वित्त मंत्री नियुक्त किया, जिसका नाम है टोडरमल। तो हम इसमें वही बात लिख देंगे कि अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए टोडरमल को अपना वित्त मंत्री बनाया, जिसने भूमि को उपज के आधार पर 4 वर्गों पोलज, उसके बाद आपका प्रति, चाचर और बंजर में
विभाजित किया। तो ये सुधार अकबर ने भू राजस्व के क्षेत्र में किया। उसके बाद आपको धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में भी उसने काम किया। तो धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर भी हम इसकी उपलब्धियों को मान सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर जगह नहीं है तो इसको ऊपर चलते हैं चौथा पॉइंट के लिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए, धार्मिक सहिष्णुता। इस पॉइंट में हम लिखेंगे कि अकबर ने, कलर चेंज कीजिए इसको, अकबर ने अपने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया तथा किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव, इसको भेदभाव नहीं किया। ये धर्म के क्षेत्र में इसकी उपलब्धियां थी। और उसके बाद आपको कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इसने ध्यान दिया। तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ पर लिख देते हैं पांचवा पॉइंट, कला व संस्कृति। तो इसमें लिख दीजिए, अकबर ने अपने स्थापत्य कला में हिंदुओं की शैली का भी ख्याल रखा तथा अपने दरबार में भारतीय संगीत और चित्रकला को भी स्थान दिया। ये पांचवा पॉइंट में है, यहाँ घेर देते हैं, ये पांचवा पॉइंट है। ये आपका ये पांचवा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, इसको यहाँ आप घेर दिए, इसके नीचे से ये पांचवा पॉइंट है। उसके बाद हम एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे सामाजिक और राजनीतिक सुधार को, और उसके बाद हमें इसका जो आंसर है लगभग पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक सुधार तो है ही, और ऐसे हम 5 पॉइंट में भी इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बारी बारी से अब हम इसको देखते हैं, इसको समझ लीजिए। पहले हमारा क्वेश्चन था कि अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।
तो अकबर के बारे में हम आपको बताए थे कि ये बाबर ने 30 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके और मुग़ल वंश की स्थापना किया। और बाबर के बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं मुग़ल बादशाह बना और हुमायूं को चूँकि शेर शाह जो सूरी वंश का शासक था, एक अफ़गान शासक था, शेर शाह पठान था, तो शेर शाह हमेशा जो है हुमायूं को परेशान करता रहता था और कई लड़ाई हुई है शेर शाह और हुमायूं के बीच। और ऐसी नौबत आती है कि हुमायूं को शेर शाह खदेड़ देता है और हिंदुस्तान छोड़कर हुमायूं भाग जाता है। और जब भागने लगता है तो शेर शाह की जो सेना है वह हुमायूं का पीछा करते रहता है। तो हुमायूं के साथ उसकी जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की माँ है, तो हुमायूं सोचता है कि ये शेर शाह मेरी भी हत्या कर देगा और यदि मेरी पत्नी का हत्या कर देता है तो चूँकि उसकी पत्नी गर्भवती थी तो उसके बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। तो लौटते समय वह सिंध पहुंचा और राजा बिरसाल जो एक हिंदू राजा थे उन्हीं के यहाँ हमीदा बानो बेगम को छोड़कर और ईरान चला गया हुमायूं। और वहीं पर जब ईरान में ही था तो 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। और अकबर जो है राजा बिरसाल के भवन में वह पाला गया उसको, और एक हिंदू परिवार में ही उसका जन्म हुआ। आखिर उसके साथ माँ थी। और उसके बाद 1555 ईस्वी में पुनः पानीपत की द्वितीय युद्ध होती है। हुमायूं फिर मर जाता है। आपको दीन पनाह भवन का स्थापना किया था हुमायूं, और वहीं पर जहाँ दिल्ली है, जहाँ चांदनी चौक है, वहाँ पर एक शेर मंडल पुस्तकालय का स्थापना किया था। उसी पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरते समय हुमायूं का पैर फिसल गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो हुमायूं जो है अपने बेटा अकबर चूँकि बच्चा था तो उसकी देखभाल करने के लिए एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति अबुल फजल को नियुक्त किया था, और वही अबुल फजल अकबर की देखभाल करता था। तो अबुल फजल और हसन नियाजी ये दोनों ने क्या किया कि अकबर के तरफ से लड़ाई किया। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी युद्ध हुई, और उसमें एक हिंदू शासक जो है उस समय दिल्ली में है जिसका नाम है हेमू, और उस हेमू और अकबर की सेना के बीच युद्ध होती है। अब ध्यान रखना है कि 1542 में इसका जन्म होता है तो 1556 में अकबर 13-14 साल का है। तो उसके बदले आपको ये अबुल फजल जो है उसका सेनापति है, और वो अकबर की तरफ से लड़ाई करता है और उसमें हेमू मारा जाता है। लड़ाई के अंत में हेमू के आंख में तीर लग जाती है जिसके कारण वह घायल हो जाता है, और जब राजा घायल हो जाता है तो फिर सैनिक जो है उसका तितर बितर हो जाता है। तो इस तरह से 1556 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बनता है हेमू को पराजित करके अकबर, और 1556 में मुग़ल बादशाह बनता है। और फिर 1605 ईस्वी में, मतलब 1556 और 1605 ईस्वी के बीच यदि देखा जाए तो लगभग 49-50 वर्षों का शासनकाल आता है। तो इतना लंबा समय उसने शासन किया, और उसने अपने शासनकाल में बहुत सारा सुधार किया, सभी क्षेत्रों में उसने सुधार किया। और इस सुधार का जो किया, इसी सुधार को हम उसकी उपलब्धियां मानते हैं। और भी उसकी उपलब्धियां हैं। उसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो वह इस्लाम धर्म को मानने वाला था, उसका परिवार, और एक मुसलमान था। तो उसने देखा कि हम क्यों नहीं इस्लाम और हिंदू धर्म सबसे अलग हटकर एक अपना धर्म की स्थापना कर ले, दीन इलाही। तो इससे क्या पता चलता है कि धार्मिक रूप से अकबर कट्टर नहीं था,
वह किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करता था। तो ये मुग़ल काल में ये अकबर की जो विशेषताएं हैं उसने क्या दिया इस हिंदुस्तान को, इस भारत को क्या दिया, कौन सी व्यवस्था दिया, उन सारी व्यवस्था को ही हम उपलब्धियां कहते हैं। तो चूँकि हमारा 100 से 120 शब्द में ही हमें अपना उत्तर लिखना था, आप यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी प्रश्न का उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो जितनी बातें हमने लेक्चर में बताई है, अब उससे अधिक बातें आपको लिखना पड़ेगा और ये सब शामिल होंगे ये कंटेंट्स उसमें। तो उस तरह से उसमें एक लंबा आंसर आपको लिखना होगा, लेकिन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए ये पूरी तरह से 5 अंक प्राप्त करने के लिए आपका आंसर सफिशिएंट है। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 35 नंबर, अकबर मुग़ल वंश का एक महान शासक था। महान शासक ही नहीं, दुनिया में 3 शासक ही हुए हैं जिसके नाम में महान लगाया जाता है। एक है सिकंदर महान, दूसरा है अशोक महान और तीसरा है अकबर महान। सिकंदर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। और इसलिए भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पहले जितने भी शासक हुए उनके उपलब्धियों को देखा गया तो उसमें अकबर की जो उपलब्धियां हैं इस हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा लगा, और संविधान सभा को, और तब उन्होंने राष्ट्रीय सम्राट, नेशनल किंग घोषित कर दिया अकबर को। तो अकबर को भारत का राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अकबर मुग़ल वंश का एक महान शासक था। इसने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल फील्ड में, उसके बाद प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में, साम्राज्य विस्तार इम्पायर डेवलपमेंट में, इम्पायर एक्सटेंशन में, यानी सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की जो निम्नलिखित है। अब पहला जो हम पढ़ेंगे उसका साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में कि आखिर अकबर ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण कैसे किया। आज हम जितना बड़ा भारत कहते हैं, हमेशा इतना बड़ा भारत नहीं रहा। यदि कहा जाए तो अकबर से भी बड़े साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के बीच अगर समय काल को देखा जाए तो अकबर 1500 और 1600 ईस्वी के बीच में अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और ईसा पूर्व 322 के आसपास में चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध साम्राज्य का संस्थापक बनता है, मगध का आपको राजा बनता है। तो वो जो है ईरान तक अपने साम्राज्य को फैलाता है, और वहाँ का जो सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, उसकी बेटी हेलेना के साथ विवाह करता है, और दहेज में आपको ईरान का 4 प्रांत लेता है, 4 स्टेट दहेज में लेता है, जो कुछ आपको अफ़गानिस्तान में और ईरान तक बॉर्डर हो जाता है उस समय भारत का। तो वहाँ तक चूँकि काबुल और कंधार पर इसने विजय प्राप्त की, यहाँ देख रहे हैं तो काबुल और कंधार अफ़गानिस्तान में है। तो अकबर का साम्राज्य भी अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। और चूँकि आज का जो हमारा भारत है उसमें हम कह सकते हैं कि अकबर ने जितना बड़ा साम्राज्य फैलाया वो साम्राज्य भी आज हमारे भारत में शामिल है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र नहीं शामिल है, जैसे कंधार और काबुल, ये सब हमारे भारत में अभी नहीं, ये अफ़गानिस्तान में है। तो इस तरह से साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अकबर ने मालवा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात आप समझ रहे हैं, कंधार, उसके बाद काबुल, ये दोनों अफ़गानिस्तान में है, कश्मीर, उसके बाद खानदेश, ये सब जैसे आपको राज्यों पर विजय प्राप्त की अकबर ने, और उसे मुग़ल साम्राज्य का एक हिस्सा बना दिया। जो मुग़ल साम्राज्य था उसका एक स्टेट बन गया, ये उसका एक पार्ट बन गया। अब ये यहाँ पर वो अपना राज्यपाल बहाल करेगा अकबर, और वो राज्यपाल यहाँ मालवा, गुजरात, कंधार, काबुल, कश्मीर और खानदेश से भू राजस्व वसूली करेगा, आपको लैंड रेवेन्यू वसूलेगा, और वो अपने राज्य को का जो हिस्सा है वो रख करके और बाकी जो है टैक्स के रूप में मुग़ल बादशाह को देगा। तो इस तरह से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसकी आमदनी बढ़ेगी, इसका रुतबा बढ़ेगा, स्वर्ण बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा।
दूसरा देखिए, प्रशासनिक सुधार भी करता है। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब है जिसमें भ्रष्टाचार शामिल नहीं हो, और इसके लिए इसने क्या किया, जिसमें राज्य की व्यवस्था में सुधार के लिए राज्यपालों को नियुक्त किया। ये देखिए प्रशासन के क्षेत्र में सुधार है। मनसबदारी प्रथा भी ये लागू किया। इसमें हम जोड़ सकते हैं कि इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था भी लागू की। इसमें हम इसको भी जोड़ सकते हैं, इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था लागू की। मनसबदार एक पद होता था और उसमें एक पद जो है उसमें पदनाम होता था मनसबदार का। तो किसी को 7,000 का मनसब मिलता था, किसी को 5,000 का मनसब मिलता था, किसी को 2,000 का मनसब मिलता था। यानी उतना उसको वेतन के रूप में, वेतन के आधार पर पद तय होता था, और इस व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता। तो इस प्रशासनिक सुधार के लिए इन्होंने राज्यपालों की नियुक्ति की थी और मनसबदारी व्यवस्था भी लागू की थी। उसके बाद देखिए, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करता है अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया, टोडरमल, ये बार बार आया है हमारा क्वेश्चन, को अपना वित्त मंत्री बनाया। इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है अकबर। ये हिंदू है टोडरमल, जिसने भूमि को उपज के आधार पर 4 वर्गों में बांटा। पोलज, जिसमें वर्ष भर खेती होती है, इससे ज़्यादा भू राजस्व वसूलना था उसे। प्रति, जिसे 1-2 वर्षों के बाद खेती होती है, इससे पोलज से थोड़ा कम टैक्स वसूलता था। चाचर, ये 3 से 4 वर्षों के बाद इसमें खेती होती थी, तो इससे प्रति से थोड़ा कम टैक्स लेता था इस तरह के भूमि से। और ये बंजर जो है, ये 5 वर्ष से अधिक समय तक आपको खाली छोड़ दिया जाता था, तो बंजर भूमि से सबसे कम भू राजस्व वसूली होता था। तो इस तरह से भू राजस्व व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार किया। ये भी अकबर की उपलब्धियां हैं। धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक क्षेत्र में क्या किया, तो अकबर ने अपने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया। जो इसके मनसबदार थे उसमें हिंदू भी शामिल थे। और आपको पता है कि भगवान दास, भारमल, ये सब हिंदू राजा अकबर के मनसबदार थे। तो हिंदुओं को भी इसने शामिल किया, और जब हिंदुओं को शामिल किया ऊंचे प्रशासनिक पदों पर, तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कोई धार्मिक कट्टरता नहीं थी और धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता था। तो अकबर ने अपने प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं को भी नियुक्त किया तथा किसी के धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। ये चौथा पॉइंट था। और अंतिम पॉइंट हम यहाँ समाप्त किए हैं कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। तो देखिए इसको, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इसने क्या किया था। तो देखिए अकबर ने इसमें देखिए अकबर ने अपने स्थापत्य कला किसको कहा जाता है, जो बिल्डिंग बनाने की कला है। आप दक्षिण भारत के बिल्डिंगों को देखिए, मंदिर किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके बिल्डिंग्स देखिए, मस्जिद बनाने की कला देखिए, आप गांव के भवनों को देखिए, शहर के भवनों को देखिए। तो भवन निर्माण यानी आप अपने बिल्डिंग्स जो बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन का जो तरीका होता है उसी को हम स्थापत्य कला कहते हैं। तो अकबर ने जो कुछ भी बनाया, जैसे आगरा का लाल किला बनाया। आपको पता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा का जो लाल किला है उसने अकबर ने बनवाया था। और आगरा के लाल किला में आपको कई भवन हैं, जैसे मोती मस्जिद है, उसके बाद आपको जोधाबाई का महल है, तो कई मरियम उज़्ज़मानी का महल है। तो कई सारे महल जो है अकबर ने बनवाए थे। और उसको बनाने का जो तरीका था, जो स्थापत्य कला था, उसमें हिंदुओं को की शैली का भी ख्याल रखा। ऐसा नहीं है कि उसको मुसलमानों की शैली में ही बनाया, इस शैली से बनाया
जैसे देखने से ऐसा लगे कि ये आप समझ नहीं सकते थे देख कर कि ये मुसलमानों का मकान है या हिंदुओं का। तो इस तरह की स्थापत्य यानी मिश्रित शैली का प्रयोग किया तथा अपने दरबार में क्या किया कि भारतीय संगीत, तानसेन जैसे संगीतकार रहते थे इसके दरबार में, और चित्रकला जो पेंटिंग्स थे उसको भी अपने दरबार में इसने स्थान दिया, भारतीय चित्रकला को भी। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अकबर की जो उपलब्धियां हैं वह इतनी अधिक थी इस हिंदुस्तान के लिए कि हम उनकी उपलब्धियों को अगर हम लिखें तो और भी ढेर सारी अकबर की उपलब्धियां हैं। लेकिन चूँकि आपका जो जिस क्लास में आप उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना से आपका काम चल जाएगा, तो आप इतना ही आप अपने आंसर में लिखेंगे। साथ साथ अंतिम रूप से आप लोगों से फिर हम कहेंगे कि चूँकि हमारा जो लक्ष्य है कि आप लोगों को सिविल सर्विसेज की तैयारी हम करवाएंगे इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद, और ये हमारा इतिहास का ये PDF जैसे ही समाप्त होता है 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये आपका अस्थाई बंदोबस्त है, उसके बाद क्रिप्स मिशन है और भारत विभाजन है। तो ये 3, चूँकि इसको आप 3 क्वेश्चन ये नहीं समझिएगा कि हाँ ये एक क्वेश्चन पेपर में हम लटके हुए हैं। ये एक सिलेबस की तरफ हम आपको ले जा रहे हैं, चूँकि आपने बुक पढ़ा नहीं है, और जब प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तार से व्याख्या करेंगे तो हमारा जो सिलेबस है, जो इतिहास का जो 3 खंड है, इसको ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसे एक प्रश्न हमें मानकर नहीं चलना, इसमें हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो एक छोटा सा आंसर लिख करके हम इसकी उपलब्धियों को समाप्त कर सकते थे, और एक्स्ट्रा बातें जो आपको बता रहे हैं वो बात आपको हम नहीं बताते। और एक्स्ट्रा बात बताने के पीछे मेरा मकसद है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस कम से कम आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से इसे कम नहीं आंकेंगे, और आगे एग्ज़ाम ये समाप्त होगा उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी का भी इस तरह से हम इसका एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे कि हमारा पूरा जो ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाए। और ज्योग्राफी के बाद हमारे बहुत से छात्र होम साइंस के हैं, तो होम साइंस का उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट बचेगा तो वो एग्ज़ाम के समय हम बड़ा सा एक मैराथन 10-12 घंटे का एक ही वीडियो बनवा देंगे, जिसमें आपका हिंदी या जो उर्दू होंगे तो उर्दू के एक्सपर्ट से हम प्रयास करेंगे कि आपको बनवा दें, और नहीं अगर उर्दू का बन पाता है तो हम आपको PDF एग्ज़ाम के समय भेज देंगे, जिसको पढ़ करके आपका काम जो है चल जाएगा। क्योंकि बहुत हमारे छात्रा जो है उर्दू के हैं। तो इस तरह से हमारे जो भी है ये व्यूअर भी बढ़ रहे हैं, और हमारे धीमी गति से आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि चैनल में जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूअर बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपका चैनल ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो हम भी आपके लिए एक इस तरह का, चूँकि बहुत सारा PDF आपको बनाना पड़ता है, उसको ढेर सारा बुक्स वगैरह से रिसर्च करके, और फिर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या इन सब चीज़ के लिए तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारा चूँकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तो हमें भी साहस होगी, हम भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे। तो इस तरह से अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। और हम शुरू में ही लिख दिए थे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर से आप कनेक्टेड हो जाइए 63064959। इस पर आपके ज़रूरत की जो भी मैसेज है, परीक्षा का इन्फॉर्मेशन है, या फिर एग्ज़ाम के बाद आपको किसी नौकरी वगैरह के लिए वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, किस तरह से आप भरेंगे, कहाँ सेंटर देंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, ये सब चीज़ हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और हमारा मकसद अंतिम रूप से यही होगा कि आपको हम नौकरी के लिए पूरी तरह से तैयार कर दें। तो चलिए, जो लोग हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, और गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई गर्ल्स होंगे तो उनका अलग ग्रुप बनेगा, और जो बॉयज़ होंगे उनका अलग ग्रुप बनेगा, और वो भी वेरीफाई करके कि हाँ ये आखिर गर्ल्स का नंबर है या बॉयज़ का नंबर है, और उसके आधार पर जो है आप कनेक्टेड रहिएगा, और फिर आपको हम PDF वगैरह भेजते रहेंगे। तो चलिए, आज हम लेक्चर अपना यहीं पर समाप्त करते हैं।